नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। डिफेंस में आपके दो कैटेगरी आती हैं, एक होता है नेवी एमआर और एक होता है एयरफोर्स वाई ग्रुप। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है। आप एनडीए की एग्जाम में देखेंगे, वहां भी आपके जीके बनते हैं, तो इसी तरीके से बनेंगे। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि जिस एग्जाम में भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस बनेंगे, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको फोकस्ड हमेशा सामने रखना होगा, यानी कि अगर आप फोकस सामने रखेंगे तो आप बहुत ही इजीली उस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इसमें बोला है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपके थे लॉर्ड विलियम बेटिक जो था, वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड उसी प्रकार सेकंड मेंशन है, ये भी अपने आप में खास क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि 1857 यानी कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो मेरठ से हुआ। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो आपका अशोक सम्राट थे वो किस वंश के शासक थे। तो वो मौर्य वंश का जो शासक था वो अशोक था। ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में भी सीधा क्वेश्चन बनता है। आप जब प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर समझ आ जाएगा कि इसी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन के लेवल को इजी या हार्ड दोनों रख सकते हैं। लेकिन आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन के बारे में समझ होना चाहिए। क्वेश्चन इजी है फिर भी आपको उनको बहुत ही फोकस के साथ समझना होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको आते रहते हैं फिर भी वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको एग्जाम में, इन गलतियों से बचेंगे तो आप बहुत इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा। ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास है। इसमें मेंशन किया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 यानी कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन, जो कि ये भी अपने आप में खास है, कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसका पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगला आपका है 6 नंबर। इसमें बोल रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था आपका, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये यहाँ पर आप ये भी समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला एग्जाम में ये भी बन सकता है। तो इसमें मेंशन किया है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से क्या है, संबंधित है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार आठवां क्वेश्चन अपने आप में खास क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी जो महाराज थे उनका राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन मेंशन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 1942 में महात्मा गांधी ने जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके लिए इस आंदोलन को चलाया था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये 9 क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इनको आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें।
उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10th नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है आपसे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की, यानी कि जो महात्मा की गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह को सबसे पहले बिहार राज्य में कहाँ पर किया था? चंपारण में। 1917 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण, जो कि बिहार राज्य में है, 1917 में शुरू किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछे वाला, यानी कि जो पूछे गए क्वेश्चन है उनमें ये क्वेश्चन आता है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 11th नंबर क्वेश्चन जो है वो भी अपने आप में बहुत खास है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना वो है गंगा नदी। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे और इससे प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया वो भी आपके क्लियर होंगे। तो आप जरूर, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना होगा कि आपको क्लास कैसे लगा। आपको अगर क्वेश्चंस इजी लगे हों तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको इस क्लास से क्या सीखने को मिला और आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं तो इसी लेवल के क्वेश्चन के बारे में हम आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन जो है वो भी अपने आप में खास क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका कंचनजंगा वो है पर्वत, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की श्रेणी में आता है। तो ओवरऑल इन क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। एंड उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो जो कावेरी नदी है वो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु दो एक ऐसे राज्य हैं जहां पर कावेरी नदी बहती है। उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन जो है अपने आप में खास क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो आपका थार मरुस्थल है वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 15 नंबर जो है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो जो भारत की सबसे लंबी झील है वो आपका वेबनाड झील, जो कि किस राज्य में है? वो केरल राज्य में है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो इस तरीके से ओवरऑल यहाँ तक आप बहुत इजीली समझ गए होंगे और ये 15 नंबर क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो आज के इस सभी क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। बस फोकस आपको हमेशा सामने रखना। किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझना है तो फोकस जब आपका सामने रहता है तो उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चन को देखकर भी बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो किस तरीके से है उनको आपको समझना होगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान। लेकिन यहीं पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको सिमिलरली हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर एक नहीं पूछता है तो दूसरा जरूर पूछता है। अगर सबसे बड़ा पूछेगा या छोटा, दोनों आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि भारत में जो आपका कॉफी उत्पादन पहला स्थान किस राज्य का है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे आगे है? तो जो राज्य है वो आपका कर्नाटक राज्य में भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर कॉफी उत्पादन के लिए पहला माना जाता है इसका स्थान, वो है आपका कर्नाटक राज्य में। आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला 18 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? जो आपकी नदी है वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से सुंदरबन डेल्टा जो है उसका निर्माण होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के क्या होता है, इन्हीं दोनों नदियों से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो आई होप आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन को
बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है नर्मदा, यानी कि जो नर्मदा नदी है किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है आपका वो पश्चिम दिशा में बहती है। ये भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है कि जो नर्मदा नदी की दिशा है वो किस दिशा में है? तो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में है। एंड उसी प्रकार 21st के बारे में बात करें तो 21st यहाँ पर मेंशन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है स्टेपिस। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 22 में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है, ये भी आपका बहुत इजीली है लेकिन बहुत इजीली आपको समझ आना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश यानी कि पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य यानी कि प्रकाश को अर्थ यानी कि पृथ्वी तक पहुंचने में। तो ओवरऑल आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे, बस फोकस्ड आपको सामने होगा, यानी कि अगर आपका फोकस सामने रहेगा तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन को समझ ना सके। बस आप फोकस रखना तो आप बहुत इजीली टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। उसी प्रकार अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है कि जो आपका विद्युत धारा की इकाई होती है वो एम्पियर होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार और इसके आगे अगर बात करें तो अगला ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर के पिता होते हैं वो होते हैं चार्ल्स बेबेज, इनको कंप्यूटर का पिता यानी कि जनक कहा जाता है। ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अगर आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत खास क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? तो वाटसन क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। तो इस तरीके से और आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट था जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया है जो आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको क्लास कितना समझ में आया ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्वेश्चन का लेवल इजी था या और अच्छे लेवल के क्वेश्चन के बारे में आपको समझना है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, हर क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ